तो हेलो गाइस, माई सेल्फ विवेक एंड आप लोग देख रहे हैं अपना कोई चैनल। देखो, आज के लेक्चर में जो है ना, हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म करने वाले हैं। ठीक है, खत्म हो पाएगा कि नहीं वो तो लास्ट में पता चल जाएगा। वैसे देखो, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक, 12th क्लास का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और 11th का जो ग्रेविटेशन, ये दोनों काफी जो है ना मतलब मिलते जुलते टॉपिक्स हैं। अगर आपने मतलब ग्रेविटेशन सही से कर लिया तो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक काफी मतलब हद तक सही हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश यही रखना कि इन दोनों को मतलब काफी ज्यादा, जैसे फॉर्मुले वगैरह देखो, जो बच्चा 12th पास है उसके लिए तो मतलब आसान हो जाएगा, जो 11th में ही है उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। खैर, आप ग्रेविटेशन को अच्छे से पढ़ो, 12th में आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, और जो 12th में बच्चे हैं वो लोग रिलेट कर सकते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ। काफी सारी चीजें मतलब सेम सेम मिलेंगी और थोड़ी बहुत अलग अलग होंगी। ठीक है, तो मेरा नाम विवेक कुमार और आज के लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो होता क्या है, पहला जो है वो न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन ही है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था देखते हैं। तो हाँ, कैमरे की ब्राइटनेस बढ़ा दिया, आप देखते हैं मास m1 है, ये m2 मास है। ठीक है, क्या है ये दोनों मास m1 और m2 रखे हुए। तो होगा क्या, जो न्यूटन ने सामने बताया कि जो ग्रेविटी होती है या फोर्स जो होती है ग्रेविटेशन की, वो जो होती है लाइन जॉइनिंग के अलाउंग लगती है। मतलब उनके सेंटर से सेंटर जो लाइन जॉइनिंग है उसके अलाउंग फोर्स लगती है। मींस इस लाइन के अलाउंग की फोर्स लगेगी और अट्रैक्टिव फोर्स होगी। मान लो ये जो फोर्स है वो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, ऐसे लिखते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और ये कौन सी फोर्स है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। समझ आ रही बात। तो ये दोनों फोर्सेस क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट। मींस पहला सबसे बोला कि F12 जो होगा वेक्टर, वो माइनस टाइम्स ऑफ F21 वेक्टर होगा। मींस मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होंगी फोर्सेस। मैग्नीट्यूड क्या होगा फोर्स का, G m1 m2 बाई r स्क्वायर। सिंपल सी बात है। क्या बोला इन्होंने, इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब जब ये डिस्टेंस तुम 2 टाइम बढ़ा दोगे, जैसे मान सभी ऐसे रखे 2r कर दोगे तो फोर्स क्या होगी, 4 गुना कम हो जाएगी। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। और ये जो G होता है ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशन जो भी है। तो यूनिवर्सल देखो नाम मतलब सिंपल ये है कि ये मीडियम पे फोर्स डिपेंड नहीं कर रही। मींस ये पानी के अंदर तुम इसी 2 मासेस को रख लो या फिर किसी दूसरी स्पेस में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये फोर्सेस क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वजह से ये फोर्स क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या थी, वो k q1 q2 बाई r स्क्वायर होता है। k क्या था, यूनिवर्सल तो था नहीं, तो वो मीडियम पे डिपेंड करता था। बट यहाँ पर क्या है, हम लोग को मीडियम वाली बात नहीं खेलनी पड़ेगी। समझ आ रही बात। तो हम यहाँ पर रिलेटिव कुछ भी नहीं डिफाइन करेंगे, जैसे वहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह था। तो यहाँ सिंपल 4g m1 m2 बाई r स्क्वायर, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली। ठीक है, समझ आती। तो जो फोर्स वेक्टर होगा वो लाइन जर्नी के अलाउंग लगेगा। देखो ये मास, ये वाला मास इसको ऐसे भी घसीट सकता था, बट ऐसे नहीं होगा। समझ आ रहे हो, जिस लाइन के जो उसके सेंटर से सेंटर मिलाना है, जो r डिस्टेंस है ये इस मास के सेंटर से दूरी है। ये सेंटर मान लो ये है, ये सेंटर ये है, तो सेंटर से सेंटर की दूरी है r। ये यहाँ से दूरियां नहीं है। ठीक है, समझ आती है बात। ओके, और इसी जो लाइन जॉइनिंग है सेंटर को, उसी के अलाउंग ही फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव वाली ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए इन फोर्सेस को क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्सेस भी कहते हैं। छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए, सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ऐसी टाइप के, न्यूक्लियर फोर्स भी अलग ही टाइप के, सेंट्रल फोर्स वगैरह। ठीक है, और क्या है, मास के ऐसे ऐसे प्रोपोर्शनल है वगैरह वगैरह, ये छोटी मोटी बातें। और क्या है, तीसरी बात ये है कि अट्रैक्टिव फोर्स होती है हमेशा, क्या होती है, केवल केवल अट्रैक्टिव होती है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था, 2 चार्जेस थे Q1 और Q2। जब अपोजिट चार्जेस होते हैं तब तो अट्रैक्टिव होता है, लेकिन अगर सेम पोलैरिटी के चार्ज है तो रिपल्सिव भी हो सकता है। बट यहाँ पर क्या है, केवल और केवल ये अट्रैक्टिव तरीके की फोर्स होगी। समझ आती बात। इस जी कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 into 10⁻⁻11 होती है। अगर यूनिट की बात कर लें तो ये क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ आती है, डायमेंशन भी निकाल लेना। ठीक है, और क्या बातें कर लें, और क्या होता है, ये तो बता दिया इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, डिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मीडियम। ठीक है, यही मतलब है यूनिवर्सल कांस्टेंट का। यूनिवर्सल मतलब पूरी यूनिवर्स एप्लीकेबल है, मींस इंडिपेंडेंट होगा। और ये छोटी मोटी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सिग्निफिकेंट होती है, सिग्निफिकेंट फॉर हैवी बॉडीज। मींस क्या है, हैवी बॉडीज नॉर्मली जो हम लोग रेगुलरली जो काम हम करते हैं ना, जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है, और आप बैठे हो तो ये मार्कर भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है फोर्स से, और आप भी इस मार्कर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट क्या होगा कि ना ही तो ये आपकी तरफ आ जाएगा, ना ही आप इसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही बात। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो मासेस की वैल्यूज होती है ये लगभग या तो 10 किलो हो जाएगी या तो 60 किलो हो जाएगी मैक्सिमम। भाई मार्कर हो गया तो ग्राम में होता है वैसे तो। मान लो इंसान है तो 60 किलो मैक्सिमम 120 हो जाएगा। तो यहाँ जब तुम मास को मल्टीप्लाई करोगे और साथ ही साथ में जी से जब मल्टीप्लाई करोगे तो जी जो कांस्टेंट है बहुत छोटा है, 10⁻⁻11 है। समझ में आती है बात। और डिस्टेंस वैसे भी कितनी दूर रख दोगे, जितनी ज्यादा दूर रखोगे फोर्स उतनी कमी होगी वैसे भी, तो कितने पास कर दोगे। ठीक है, तो होगा क्या कि नॉर्मली जो हम लोग आसपास देखते हैं अपने ग्रेविटेशनल फील्ड, वो उतनी फोर्स एक्सर्ट नहीं करती है। जो फोर्स आती है 10⁻�5 न्यूटन, इतनी कम फोर्स होती है कि हम लोग फील नहीं कर पाते। लेकिन जब हम लोग यहाँ मासेस बड़े बड़े रखते हैं, जैसे एक अर्थ का मास रखते हैं, अर्थ का मास 10⁻34 ऐसे मतलब 10 पावर में समथिंग होगा, तब यहाँ ये जो फोर्स होती है कुछ सिग्निफिकेंट होती है, मतलब कुछ वैल्यू उसकी तगड़ी तगड़ी जाती है। समझ आ रही बात। नॉर्मली हम लोग क्वेश्चन भी छोटे छोटे मास पे भी एप्लीकेबल देख लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है। क्योंकि पेपर में क्या होता है, हमें एप्लीकेशन पार्ट सिखाया जाता है, ना कि हमें पता होना चाहिए मतलब हम टैकल कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो हम छोटे छोटे मासेस पे देख लेंगे, लेकिन ये जो सिग्निफिकेंट होती है किसके लिए, हैवी बॉडीज के लिए। ठीक है, ज्यादा क्लियर है। अब आगे चलते हैं, ये तो लॉस की बात हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
अब मान लो यही एक छोटा सा सवाल दे दिया जाए कि दो आपको आइडेंटिकल स्फीयर्स दे दिए गए आर और रेडियस के बाद, आर रेडियस की, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, 1/r² के, r² के, या फिर r⁴ के, या फिर 1/r के पावर 4 के। मैक्सिमम जनता 1/r² करके आएगी, क्यों? क्योंकि फोर्स उसको पता है G m1m2/r²। बात पता है क्या है, यहाँ हमने मास के बारे में कोई चीज दी ही नहीं आपको, और आपने जब फोर्स लिखा G m1m2/r², तो आपने मास को अपने हिसाब से m1m2 मान लिया। समझ आ रही बात? इस वजह से आंसर गलत है। ऐसे सवाल आने के कई चांसेस होते हैं। देखो होता क्या, आइडेंटिकल है इसका मतलब मास तो सेम होगा, तो जो मास m है वही मास ये भी होगा। इतना समझ आया? मान लो डेंसिटी रो थी, इसकी भी डेंसिटी रो थी, तो अगर डेंसिटी गिवन है और मास हमें पता है, मास मतलब फिर हम कैसे लिख सकते हैं, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सिंपल समझ आ रही कि नहीं बात? तो मास कितना हो गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई r³ नहीं समझ पाए भाई? मास के अंदर जो है वो रेडियस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r⁴ आ गया। देखो छुपते छुपते अब जब तुम फोर्स लिखोगे G m/m/r², तो देखो मास दो आए m, तो r⁴ आ जाएगा। खुद ही देख ले यार, रख के देख लेना, ऊपर r⁴ आ जाएगा डायरेक्टली उसमें अपॉन r⁴2, तो डायरेक्टली उसमें 2r⁴ हो जाएगा। ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा। मास अगर मैंने दे दिया होता m1 और m2 तब आप लोग कर सकते हो, लेकिन अगर जब तक मास ना दिया हो, मतलब जब तक आपको बोला ना गया कि मास जो है वो m1 दे देता, तो इसका मतलब क्या है, मास जो है वो रेडियस के डायरेक्टली r⁴ के प्रोपोर्शनल नहीं है। अब जब नहीं दिया है, रेडियस दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई रेडियस जितना बढ़ाओगे मास बढ़ता जाएगा ना, तो प्रोपोर्शनलिटी ऐसे होगी, तो मास भी खुद r के प्रोपोर्शनल होगा, नीचे r² खुद है, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा फोर्स डायरेक्टली ऐसे आएगा अगर मास m1 m2 ना दिया हो। सवाल में बहुत ध्यान से देखना, समझ आती बात? आइडेंटिकल बोल देगा, ऐसा सवाल आने के चांसेस बहुत हैं और बहुत लोग मैक्सिमम जनता गलत करेंगे। समझ आती बात? आगे चलते हैं यार, ठीक है। ये डीसी पांडे का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आगे देखते हैं। अब मान लो ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन दिया है, ये छोटा एम दे दिया, ये बड़ा एम दे दिया। बड़ा एम ऑब्वियस सी बात है, बड़ा है, देखने से पता चल रहा है, ठीक। तो ऐसे रखे हैं, डिस्टेंस है दोनों के बीच में। अब हमसे खूब सारे ऑप्शन दे दिए, मल्टीपल चॉइस है, मतलब 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, क्या तो सारे सही। अब ऐसे सवाल देखो सवाल नहीं है, मतलब एक तरीके कंसेप्चुअल बातें हैं जो कि आपको मतलब पता होनी चाहिए। देखो सबसे पहले ये वाला ऑप्शन होगा क्या, F12 अगर मैं लिखूं मींस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये होगा क्या, 1 पे फोर्स बताना है 2 की वजह से, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है G M बटे r²। और कैसी होगी फोर्स, इधर ही की ओर होगी, तो ऐसे ही तो घसीट रहा होगा, मींस i कैप पॉजिटिव i डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन है, ठीक है। सिंपल F21 वेक्टर अगर लिखा जाए तो ये क्या होगा, G अपॉन r², सिंपल G m1m2/r²। और ये फोर्स कैसी होगी, इस डायरेक्शन में होगी, लाइन जॉइनिंग के अलाउंग, तो ये क्या इधर नेगेटिव x में है, तो माइनस i कैप लिख लेते हैं, सिंपल सी बात। समझ में आ रही बात? तो तुम्हें क्या पता चल गया, फोर्स 1 2 डायरेक्टली 2 मतलब इतना है, तो ये चीज तो सही होगी, पहला ऑप्शन ही राइट ऑप्शन था। फिर लिखा Fnet बराबर 0। Fnet का मतलब समझते हो, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, मतलब सिंपल F1 प्लस F2, यही तो चीज है। मतलब इस पे फोर्स निकाल लो और इसकी फोर्स, मतलब F1 ड्यू टू 2 F2 ड्यू टू 1, दोनों का सम सिंपल सा वेक्टर सम। तो भाई वेक्टर सम करोगे, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है भाई, मतलब एक वेक्टर मान लो इस टाइप है, एक वेक्टर इस टाइप है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो ध्यान से, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इतना ही तो है, सिंपल डायरेक्शन में तो फर्क है। दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन, नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स क्या होगी बच्चों, 0 होगी। अगर ये एक सिस्टम मान लो, सिस्टम मतलब एक दुनिया मान लो जहां पर केवल उस दुनिया में केवल यही दो मास हैं, r डिस्टेंस की दूरी पे, सिस्टम वो चीज है। सिस्टम मतलब एक पूरी अजीब सी दुनिया जहां और कुछ नहीं है, क्यू में सब कुछ, केवल यही दो चीजें प्रेजेंट है। समझ आ रही? और कोई मास नहीं है, मतलब किसी दूसरे मास की ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ नहीं है। तब क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये इसको घसीट रहा होगा, मतलब घसीट क्या है, फोर्स लग रही होगी, इस पे इधर से फोर्स लग रही होगी, दोनों फोर्स इक्वल है अपोजिट, नेट फोर्स वेक्टर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये ऑप्शन भी अपना सही है। अब देखो बच्चों, थर्ड ऑप्शन क्या है, A12 इक्वल्स टू इतना। देखो ऐसा कभी लिखे तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये तो मतलब है जैसे यहाँ पर था। तो देखते हैं मैग्नीट्यूड क्या सेम होगा। एक्सेलरेशन अगर ध्यान से देखो तो ये होता है फोर्स अपॉन मास, F इक्वल्स टू m होता है, तो एक्सेलरेशन हो गया फोर्स पर यूनिट मास। तो मान लो एक्सेलरेशन ऑफ 1 ड्यू टू 2 देख रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 1 देख रहे हैं हम लोग 2 की वजह से, तो हमें फोर्स कौन सी रखनी होगी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या है, G m बाई r², अपॉन में किस पे एक्सेलरेशन देख रहे हैं, m पे, तो अपॉन m कर दो, डिवाइड मारो तो कितना आएगा, G कैपिटल M बाई r²। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव i में, क्योंकि फोर्स i में है पॉजिटिव। समझ आ गया बात? A12 ऐसा है। A21 अगर निकालना हो तुम क्या करेंगे, फोर्स ऑफ 2 1, भाई सिंपल फोर्स बाई मास यार, एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास होता है, तो भाई फोर्स तो पता ही हमें, मास से डिवाइड मारना है, तो इसके फोर्स क्या है, G m बाई r², और मास कितना है, कैपिटल M से डिवाइड कर दिया तो m मर गया, फोर्स आ गई G छोटा m बाई r², फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन आ गया, और डायरेक्शन माइनस i क्या। तो देखो A12 और A21 मैग्नीट्यूड वाइज सेम है क्या, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है क्या ये दोनों वेक्टर, नहीं। तो ऐसा लिखने का लॉजिक गलत हो गया, लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। ध्यान से देखो, पॉजिटिव आई में, ये नेगेटिव आई। अगर कोई लिख दे वेक्टोरियली मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तब तो सही है, लेकिन ऐसा लिखा मिल जाए इसका मतलब होता है डायरेक्शन वाइज अपोजिट है और मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है।
तो ये चीज तो नहीं है, मैग्नीट्यूड तो अलग अलग है, यहाँ छोटा है यहाँ बड़ा है, समझ में आ गई। ऐसे भी सोच सकते हैं यार ये छोटा मास है, देखो दो मासेस थे, दोनों पे फोर्स सेम लग रही, लेकिन ये छोटा है ये बड़ा मास है, तो भाई फोर्स सेम लग रही तो ये तेजी से मूव करेगा, इसका एक्सेलरेशन तेज होगा। भाई कम मास है ना, इस मार्कर को हमने 10 न्यूटन दिया और इस मान लो इस कोन को मैंने 10 न्यूटन से घसीटा, तो कौन जल्दी से घसीटेगा, कौन तेजी से घसीटेगा, ये आएगा ना तेजी से, समझ में आ रही बात भाई, क्योंकि फोर्स तो सेम है। तो एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स बाई मास होता है, तो मास जिसका कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, मास जिसका कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, तो मास मार्कर का कम है, जैसे यहाँ पर भी देख सकते हो, समझ में आती बात। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब चौथा ऑप्शन ये है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, इन सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। अच्छा ये भी देखते हैं भाई, ध्यान से देखो, कभी भी अगर एफ नेट लिखा जाए, एफ नेट नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंपल सी बात है, और ये जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर ऑफ मास का होता है, तो अगर नेट फोर्स ही जीरो है तो एक्सेलरेशन भी तो जीरो होगा, क्योंकि मास जीरो होता है क्या भाई, नेट फोर्स कब जीरो होगी, जब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो गया होगा, तभी तो जीरो हुआ, क्योंकि मास जीरो हो सकता है क्या सिस्टम का, नहीं, तो ये चीज जीरो हुई तभी तो मास मल्टीप्लाई होकर दोनों तरफ जीरो इक्वल टू जीरो आया होगा, मींस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, समझ आती बात। यहाँ से देखो समझ में आ रहा है। एक और भी चीज है, अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर आपने रोटेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा कुछ होता है रिलेशन, समझ में आ रही बात, नहीं पता कोई बात नहीं यार, अगले चैप्टर में हम रोटेशन का बना देंगे, उसमें आपको समझ आ जाएगा। a1 क्या था अभी देखा, g बड़ा m बाई r स्क्वायर इन आई कैप, फिर प्लस में m2, a2 क्या था माइनस टाइम्स ऑफ g छोटा m बाई m2 क्या है, m2 है कैपिटल m, m1 क्या है छोटा m ही था, ठीक है, तो कैपिटल m नहीं था, छोटा m बाई r स्क्वायर माइनस में, तो ये माइनस साइन बन जाएगा अपॉन में m1 प्लस m2, ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म जीरो का ही टेंड कर रहा है ये, और ये सेम हो गया तो जीरो हो गया, तो ऐसे भी जीरो हो गया, और वैसे ही बता दिया नेट फोर्स अगर जीरो हो तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं होगा, समझ में आ रही बात। सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन ये मतलब मूवमेंट नहीं होता है, एक्सेलरेशन देखो कम नहीं होता है, एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो इसके दो मतलब है, या तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी अगर इस पेन को अगर ऐसे ही मान लो इसे कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करा लो ऐसे ऐसे तब भी इसका एक्सेलरेशन नहीं है, समझ में आ रही बात। लेकिन जब ऐसे मूव कर रहा है तेजी से तो अब इसका एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी पर सेकंड चेंज हो रही है। या फिर एक्सेलरेशन दो केस में जीरो हो सकता है, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी या तो वेलोसिटी जीरो ही रहे हमेशा, मतलब जैसे मान लो रुका हुआ है तब क्या वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है और है कितनी जीरो है, जीरो है और कांस्टेंट है तब जीरो हो सकता है, या फिर वेलोसिटी हो और कांस्टेंट हो धीरे धीरे चल रहा है, तो यहाँ क्या होगा एक्सेलरेशन जीरो होगा, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो ऐसा नहीं हो सकता भाई। वेलोसिटी क्यों जीरो होगी, फोर्स लग रही दोनों पे, एक्सेलरेशन जीरो हो गया वो अलग बात है, नेट एक्सेलरेशन वो भी सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है। इंडिविजुअल एक्सेलरेशन तो है ना, ये इसकी तरफ मूव कर रहा है एक्सेलरेशन, ये इसकी तरफ मूव कर रहा है एक्सेलरेशन, समझ आ रही, तो v1 v2 जीरो तो नहीं होंगे, कुछ वेलोसिटी होगी। एक सेंटर ऑफ मास की क्या वेलोसिटी जीरो होगी, खुद सोचो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर जीरो है, जैसे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो जीरो, ये ऑप्शन अपना करेक्ट है, ये गलत था क्यों, क्योंकि वेलोसिटी तो होगी भैया दोनों की। अब देखते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या जीरो होगी, अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो इसका जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगी, क्या होगी, कांस्टेंट होगी, समझ में आ रही बात, क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, तभी तो एक्सेलरेशन जीरो हुआ, समझ में आ रही बात। या फिर जीरो होगी तो ऑप्शन में यहाँ देखो थोड़ा अलग लिखा है, v COM इक्वल टू जीरो, इसके साथ लिखना चाहिए v COM इक्वल टू जीरो ऑल द टाइम, अगर हमेशा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है तो भी मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो है, तब सही होता। सिंपल वेलोसिटी जीरो नहीं, सिंपल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए सेंटर ऑफ मास की थ्रू आउट द मोशन, मीन ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, ये चीज मतलब परफेक्ट है, ये ऑप्शन परफेक्ट होगा हमारा, मतलब इसको हम आंसर मान सकते हैं। लेकिन सिंपल अगर इतना ही लिखा हो v COM जीरो गलत है, ऐसी छोटी मोटी चीजें भाई आती हैं आपको, समझ आ रही भाई, वेलोसिटी जीरो होना क्या है, वेलोसिटी जीरो और कांस्टेंट हो समय के साथ, मतलब ऐसे ही रुका है, अब भी इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्यों, क्योंकि भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है मींस एकदम चेंज नहीं हो रही, कितनी है जीरो है और चेंज नहीं हो रही, रिमेन्स ऑल द टाइम लिखना चाहिए ऑप्शन, ठीक है। सिंपल जीरो का मतलब नहीं, सिंपल हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा, तो ये ऑप्शन अपना एकदम परफेक्टली वैलिड है, कांस्टेंट होगा तो पक्का जीरो है, और जीरो तो है ही, देख ही लिया हमने, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है सिस्टम पे और कोई मास है नहीं। समझ में आगे बात, ये छोटी मोटी मतलब थ्योरेटिकल चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये बच्चे स्किप कर देते हैं ग्रेविटेशन में, क्वेश्चन लगाते हैं यही लल्लू बना पेपर में आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सपोज करो मान लो ऐसा कोई सवाल है, दो ब्लॉक दे दिए, इसका मास m था, इसका मास 2m था, रेक्टेंगुलर टाइप के ब्लॉक है, ठीक है। l/2 डिस्टेंस थी इनके, इस वाली सेंटर ऑफ लाइन की दूरी, इस वाले सेंटर ऑफ लाइन की दूरी के बीच की डिस्टेंस क्या थी, मतलब जैसे इनको बीच से काट दो अगर ऐसे ऐसे, तो ये जो इतनी दूरी ये l/2 थी, समझ में आ गई ना, सेंटर से काट दोगे तो ये l लेंथ का था, ये 2l लेंथ का था, मास भी समझ आ गया होगा। पूछा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, भाई मास से तो ग्रेविटी से अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये कहाँ रखे हैं, ये सरफेस पे रखे हैं, ऐसे कहाँ रखे, जमीन पे धरती माता पे रखे, ठीक है। तो पूछा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा, भैया स्क्रीन पॉज करके ट्राई मत करना, हमें पता है, ठीक है, हमें बता देते हैं। देखो होगा क्या, छोटी छोटी बातें यार, इसको रीड्रॉ कर देता हूँ मैं, फिर आपको थोड़ा सा और अच्छा समझ आएगा। देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखना यार, मतलब ऐसे सवाल आने के बहुत चांसेस है, क्योंकि ज्यादा मुश्किल नहीं आता, यही छोटे मोटे कंसेप्ट को यूज करते हुए आता है। इसका सेंटर मास l/2 पे होगा, समझ में आ रही बात, इसका सेंटर मास l पे होगा, कितने पे, क्योंकि टोटल लेंथ 12 थी, समझ में आ रही बात, और ये
टोटल लेंथ L था, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी दी गई कितनी, L/2। कितनी दी गई, L/2। हमें पता है जो ग्रेविटी होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, और जो r होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लेते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। हमें तो ये दूरी दी गई ना, तो हमें चाहिए कौन सी दूरी, ये वाली। कौन सी दूरी, ये डिस्टेंस हमारी r है। समझ नहीं पाया भाई, सेंटर से सेंटर, भाई इसकी सेंटर यहाँ कहीं आएगा ना। अगर ये टोटल L है, ये L/2 है, कितना L/2 है, ये L/2 है ना, देखो ध्यान से, तो ये कितना होगा, L/2 ही हो जाएगा, क्योंकि टोटल L माइनस करोगे तो ये आ गया L/2। मुझे देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, और ये भी L/2 है, ये r है, तो r कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ L²/4 प्लस L²/4। तो इसको सॉल्व करोगे तो r आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2L²/4 मींस L²/2, यानी कि r आ गया L/√2। समझ आती बात, L/√2 आ गया। और सिंपल क्या रखना है, फोर्स निकालनी है, फोर्स क्या होगा, Gm1 m रखा इंटू 2m रख दिया अपॉन r² मींस L²/√2 का स्क्वायर मींस हो गया 2, और ऊपर चला गया वो। ठीक है, समझ आ गई ना कैलकुलेशन, 4Gm²/L²। समझ आ गया, ऑप्शन कौन सा अपना, ठीक है। लल्लू मत जाना कि L/2 रख दिया, सिंपल सच से सॉल्व कर दिया। समझ आ गई ना, सेंटर से सेंटर जॉइनिंग की डिस्टेंस रखनी है, ये जो r होता है ना, सेंटर से सेंटर जॉइनिंग। तो ये जो पता है ये कैसे घसीट रहे होंगे, ये इसको ऐसे फोर्स लगा रहा हो, इस तरीके, इस लाइन जॉइनिंग के अलाउंग फोर्स लगेगी ना, यही मतलब है सेंट्रल फोर्स, और ये इसको ऐसे पुल कर रहा होगा। तो ये ऐसे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये ऐसे आने की कोशिश करेगा, इसकी वजह से होगा क्या, ये ऊपर घसीटने की कोशिश करेगा और ये नीचे दबने की कोशिश करेगा। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा भाई, जमीन पे रखे ना, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर mg होता है, और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, 2mg होता है, मास की वजह से आता है। लेकिन क्योंकि फोर्स आ रही है, तो देखो ये फोर्स ऐसे आ गई, देखो इसकी वीडियो बनाता हूँ छोटा सा आपको, ये मान लो छोटा सा वो है, तो भाई 2mg नीचे लगा था, इसका वेट नॉर्मल ऊपर लग रहा था, नॉर्मल कंडीशन में ये था। अब क्या है, एक फोर्स भी तो आ गई, क्या आ गई, एक फोर्स भी तो आ गई इस तरीके से, जो कि कितनी है, F है। ये F निकाल लिया, कितना, F की वैल्यू निकाली ना। तो जब ये फोर्स आ गई तो अब क्या है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक ऐसे कंपोनेंट होगा, एक नीचे कंपोनेंट आएगा। तो अब देखो नीचे वाली फोर्स बढ़ गई, नीचे कितना आएगा, F मान लो ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा, थीटा 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये ट्राइंगल ऐसे है, ये L/2 है, ये भी L/2 है, और ये थीटा है, तो tan थीटा लिखोगे ना, तो देखो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 1 हो जाएगा भाई, L/2 अपॉन L/2, तो tan थीटा 1 हो गया, मींस 45 डिग्री के एंगल पे होता है। तो जो एंगल है यहाँ से 45 डिग्री है, तो यहाँ से कितना होगा, 45 होगा भाई। देखो ऐसे ऐसे z बन रहा है, ये 45 तो ये भी 45, मींस यहाँ से 45 है, यहाँ से भी तो 45 ही होगा, 90 डिग्री होता है, थोड़ा बना ऊपर नीचे है तो आप समझ जाना। तो ये F cos 45 हो गया, और ये F sin 45 हो गया। समझ में आ रहा है, समझ में आती बात। cos 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, सिंपल F/√2 नीचे आ गई, sin 45 भी तो 1/√2 होता है। खैर हमें इससे तो मतलब नहीं, यही फोर्स की वजह से खैर ये इधर चल रहा होगा, समझ आ रही, जमीन में तो घुस नहीं जाएगा, रखा तो ये जमीन पे, जमीन के अंदर थोड़ी चला जाएगा, चलेगा ऐसे ही, थोड़ा थोड़ा खिसक खिसक के पास आ रहे होंगे। बस क्या है, नॉर्मल इनका बढ़ गया होगा। क्यों बढ़ गया होगा, क्योंकि नॉर्मल अब देखो तो ये हो जाएगा 2mg प्लस F/√2, ये भी तो नीचे फोर्स आ रही है भाई। वर्टिकल ये पता है कैसे लिखा मैंने, लिखा F net in y direction equals to mass net into acceleration net, जो कि y डायरेक्शन एक्सेलरेशन 0 है, तो F net in y डायरेक्शन क्या हो गया, 0। नेट फोर्स इन y डायरेक्शन, नेट फोर्स क्या होता है, n माइनस 2mg माइनस F/√2। नेट फोर्स तो यही मतलब है, नेट फोर्स मतलब एक वेक्टर ऊपर एक वेक्टर नीचे, तो क्या करना है, माइनस कर दो दोनों को, बराबर 0 रख दो। तो जब बराबर 0 रखोगे तो फोर्स n इक्वल टू इतना आएगा। तो देखो 2mg नॉर्मली आता, नॉर्मल रिएक्शन क्या आता, 2mg। अब क्या हुआ, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मल रिएक्शन में, तो किसका बढ़ जाएगा किसका घट जाएगा। इसके केस में क्या होगा, इसकी एफबीडी जब बनाओगे ना, तो फोर्स इसमें ऐसे लगा है, तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर फोर्स आएगा कितना, ये भी F/√2 ही आएगा, F sin 45, क्योंकि यहाँ से भी 45 डिग्री बनेगा। ये ना भैया देखो, ये 45 तो ये भी तो 45 ना, तो F/√2 ऊपर आएगा, mg नीचे लगा, नॉर्मल भी ऊपर लगा, तो अब जो इक्वेशन लिखोगे नॉर्मल बराबर mg माइनस F/√2 हो जाएगा। तो देख लेना यार, दो फोर्सेस नॉर्मल और बहुत ऊपर लग रही है और mg नीचे, तो यहाँ के केस में नॉर्मल घट गया, क्या हुआ, घट गया। ऐसे सवाल आते हैं भाई, समझ आ रही बात। फोर्स तो तुम्हें पता ही है ना, इतना नहीं समझ पाए, अबे पता है यार तुमको, यार अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है, समझ आती। तो नॉर्मल कहाँ घट गया कहाँ बढ़ गया, अरे सिंपल लल्लू चीजें यार, ये वीडियो वगैरह तो मतलब आती होंगी, समझ आ रही। तो देखो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आसान ही आएगा, मीन्स अपने आप को कंपेयर, मतलब खुद तक सवाल नहीं लगाने यार। देखो ये चीजें मतलब पता है आपको, ये मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ कि देखो सवाल में तुमको सबसे पहले छोटी मोटी बातें देखनी, सेंटर और सेंटर ढूंढना है, क्योंकि उसी के अलोंग फोर्स लगती है। और जब फोर्स उसी के अलोंग लगी तो आपको बता दिया नॉर्मल क्यों घट गया या बढ़ गया। देखो नॉर्मली अगर ये ऐसे रखे होते ब्लॉक, तो भैया नॉर्मल ऊपर लगता, mg नीचे लग रहा था, बस नॉर्मल बराबर mg था, यहाँ नॉर्मल बराबर 2mg था। लेकिन अब क्या है, मास आ गया ना, जैसे तो अट्रैक्ट करने लगे, जिसकी वजह से नॉर्मल गड़बड़ा गया। क्यों, क्योंकि ये अट्रैक्शन वगैरह फोर्स लगने लगी। कितनी फोर्स है वो, झट से निकाल ली, डिस्टेंस की रखना होता था भाई, डिस्टेंस रख दी दूर की। समझ में आती है कि नहीं भाई। देखो अब ऐसे सवाल करने तो आने चाहिए भाई, पेपर में बैठने जा रहे हो बड़े बड़े, तो ये सब तो आना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं जल्दी से, ठीक है। तो मान लो कि छोटा सा सवाल एक और है, जैसे मान लो तीन मासेस को m m और 2m, तीन मासेस को मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पॉइंट या फिर वर्टिसेस में रख दिया, अरेंज करके, ऐसे समझ में आ रही।
जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलूं मतलब साइड तो सेम होंगी और बीच के सारे एंगल कितने होंगे 60-60 डिग्री के। ये तो समझ आती होगी यार। फिर से बस सिंपल हमें पूछा है फोर्स ऑन, नेट फोर्स बता दो 2m पे कितनी होगी और नेट फोर्स बता दो m पे कितनी होगी, किसी भी एक मास को ले लो, ठीक है। समझ आती है। तो सबसे पहले 2m को देख लेते हैं, ठीक है, पहले उसकी फोर्स निकाल लेते हैं। देखो सिंपल ये सब चीजें आपको आती हैं, बुद्धि लगानी है। देखो F ऑन 2m देखना है तो भाई देखो सबसे पहले एक तो फोर्स ऐसे लग रही होगी इस लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग सेंटर, और एक फोर्स ऐसे लग रही होगी। कुछ सोचो यार, थोड़ा सा उल्टा बना दिया क्या? फोर्स ऐसे भी लग रही होंगी, ये ऐसे लगा रहा होगा, ये ऐसे लगा रहा होगा। देखो 2m मास क्या करेगा, इन दोनों को ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, ऐसे और ऐसे। 2m मास पर हमने फोर्स निकाली, मींस 2m मास पे कौन इफेक्ट कर रहा है, m मास ऐसे भी घसीटेगा ये वाला और एक मास ऐसे भी घसीटेगा। मास सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो क्या फोर्स की वैल्यू सेम होगी? ऑब्वियसली सेम होगी। भाई फोर्स क्या है, Gm into 2m अपॉन r स्क्वायर यानी a स्क्वायर। दोनों केस में a भी सेम है, देखो a मास भी ये वाला सेम है तो mm रहेगा और ये वाला 2m तो है ही, तो फोर्सेस सेम है, ठीक है। तो दो फोर्सेस हैं ऐसे और ऐसे जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है और एंगल 60 डिग्री। तो भैया नेट फोर्स कैसे निकालोगे? नेट फोर्स होता है अंडर रूट ऑफ पहले का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। थीटा कितना है? 60 डिग्री। यही तो होता है ना वेक्टर एडिशन यार, सिंपल ये आपको पता होना चाहिए। f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर ये हो गया 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इनटू cos 60 1/2 होता है। तो तुम्हारे अंडर रूट ऑफ 3f आ गया, ध्यान से देख ले, अंडर रूट ऑफ 3f आ गया तो कितना आ गया, रूट 3 इंटू f कितना है, g2m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो आ गया टू रूट 3 gm स्क्वायर बटे a स्क्वायर। समझ में आती बात? ये किस पे आ गई, 2m पे फोर्स आ गई। सिंपल ऐसे इस पे भी तो निकाल सकते हो, बस ये याद रखना कि फोर्सेज अलग होंगे। भाई ये वाला ऐसे लग रहा होगा इस पे फोर्स, एक ऐसे, तो ये जो इधर जो फोर्स लग रही है वो कैसी लग रही, कितनी लग रही, मींस फोर्स g मास कितना है m इंटू 2m अपॉन a स्क्वायर। यहाँ क्या लग रहा है, F इक्वल्स टू g मास इधर m है इधर भी m ही है तो m स्क्वायर बाई a स्क्वायर। तो याद रखना यहाँ 2 टाइम्स लग रही है उसी की फोर्स, देखो ध्यान से 2 टाइम्स लग रही है ना, gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर। एक फोर्स वेक्टर a f हो गया इधर की ओर और इधर हो गया 2f हो गया। अब नेट फोर्स क्या हो जाएगी, नेट फोर्स F नेट बराबर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b cos ऑफ 60। cos 60 फिर से 1/2 रख दें, 1/2 से 2 मर गया, फिर बच गया कितना, अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर। तो अंडर रूट का 7 इंटू f हो गया, अंडर रूट 7f इस पे फोर्स आ गई। समझ आती बात? सिंपल है, नॉर्मल स्क्वायर पे रख देते तो भी आप निकाल लेते, 4 मास आ जाते, सिंपल। समझ आ रही ना? नेट फोर्स निकाल दो, स्क्वायर पे अगर रखते हैं हम 4 मास तो क्या होता, ये इसको ऐसे भी घसीटता, मींस इस पे फोर्स ऐसे भी लगती, ऐसे भी लगती, इस मास के कारण, इस मास के कारण और इस मास के कारण डायगोनल के अलॉन्ग भी लगती। तो जो नेट फोर्स आती तीनों का सम होता। तो कैसे निकालते, पहले तो इन दोनों का सम कर लेते हैं, ये वाली फोर्स देखते हैं F1 और F2 कैसे सम करते हैं, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। cos थीटा 90 डिग्री है, 90 है ना, तो F स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ऐसे सिंपल सा आ जाता है F1 स्क्वायर। ये जो नेट फोर्स आई ये ऐसे ही कुछ बीच से आएगी और बीच में तो एक और फोर्स है ना इसके डायगोनल के अलॉन्ग, तो नेट फोर्स अब क्या हो जाएगी, सिंपल, एक तो जो तुम्हारी यहाँ से नेट फोर्स आई F नेट 1 आई जो प्लस जो ओरिजिनली डायगोनल वाली फोर्स, समझ में आ गया होगा यार। सिंपल दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब पहले ऐसे से नेट निकाल लो, फिर जो नेट आया उसका तीसरे वाले के साथ नेट निकाल लो। समझ गए होगे? 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये मतलब ग्रेविटेशन में आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे, ठीक है। ये समझ में आती है। इसके अलावा न्यूटन ग्रेविटेशन में मतलब ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों हम लोग बात करने वाले ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या फिर उसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन से एक चीज होती है, जैसे हम लोग मतलब इमेजिनरी कंसेप्ट हम लोग मान लेते हैं हमारे आसपास क्या है, फील्ड लाइंस है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के ऐसे करके लाइंस है जिनकी मतलब फोर्स होती है लाइन के बीच में। अगर कोई चीज आ जाए, मान लो कोई मास आ गया तो उस पर क्या होगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। फोर्स कितना लगेगा, जो भी लगेगा उसी को हम बोल देते हैं सिंपल ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस क्या है, सिंपल इमेजिनरी कंसेप्ट है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, सिंपल ये जी की वैल्यू, जी समझते हो ना, छोटी जी, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब जो जैसे मान लो कभी भी अगर मान लो ऐसे मैं बोलूं, जस्ट आप लोग छोटी सी फील समझना, मान लो मैंने कहा यहाँ पर एक मैंने छोटा सा मास रख लिया, क्या हम मास रख लिया, ठीक है। मास को जैसे ही रखा वो मास मूव करने लगा इधर की ओर, इधर उस पर कोई फोर्स लगने लगी, इधर की ओर मूव करने लगा। तो ये अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, भाई स्पेस तो खाली है, कोई चीज है तो है नहीं मास, फिर आखिर ये मूव क्यों करने लगा। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ एक पर्दा है, पर्दे के पीछे एक बड़ा सा मास रखा हुआ है, तो आपको समझ आ गया, हाँ भैया इस मास ने इसको अट्रैक्ट किया है जिसकी वजह से कुछ फील्ड आ गई। तो होता क्या है ना, मासेस की वजह से एक मतलब एक हम लोग इमेजिनरी कंसेप्ट मान लेते हैं कि फील्ड लाइंस आ जाती हैं, जो कि फील्ड लाइंस किसी मास को क्या करने लगती है, फोर्स लगा देती हैं। तो जो फोर्स लग रही है पर यूनिट मास, उसी को बोल देते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब इस मास पे, छोटे से मास पे जितनी फोर्स लगी पर यूनिट मास, उसी को बोल दिया ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो देखो F इक्वल टू ma जब हम लिखते थे, तो जब a लिखते हैं तो ये भी तो F/m ही होता है, मींस एक्सेलरेशन की यूनिट होगी, इसकी डायमेंशन क्या होगी, एक्सेलरेशन की, मींस lt - 2 या फिर
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट क्या होगी इसकी, समझ गए होगी। ये एक तरीके का एक्सेलरेशन होता है, लेकिन नाम थोड़ा मतलब इसका स्ट्रेंथ टाइप है कि अरे ये तो फोर्स टाइप नाम आ रहा है, तो कंफ्यूज मत होना, न्यूटन इसकी यूनिट नहीं होती, ठीक है, समझ गए होगे। तो होता क्या है भाई, फोर्स हम पर यूनिट मास ले लेते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ ये कमरा है, इस कमरे में तुमने क्या किया, 5 किलो को रखा, क्या रखा, 5 किलो के मास को रखा, तो उसमें 20 न्यूटन ऊपर फोर्स लगने लगी, क्या लगने लगी, 20 न्यूटन की फोर्स ऊपर लगने लगी। बताओ कितनी फील्ड होगी, मतलब उस कमरे के अंदर कितनी फील्ड है। तो सिंपल, जी इक्वल्स टू फोर्स कितनी है, 20 अपॉन मास कितना है 5, कैलकुलेट करोगे 4 कितना आ जाएगा, 4 न्यूटन पर केजी, 4 न्यूटन पर केजी, मतलब 4 न्यूटन पर केजी पे लग रहा है, मतलब इतनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। अगर मैं पूछूं इसकी डायरेक्शन क्या है, मतलब फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो जो फील्ड की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन है, मींस जिधर फोर्स लगी उधर ही फील्ड होगी, समझ में आती है बात। और इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी है, समझ में आ रही बात। तो ये छोटी मोटी चीजें पता चली गया होगा कि हाँ होता क्या, फोर्स अपॉन मास होता है, कुछ ऐसे ऐसे करके। अगर कभी मैं पूछूं ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ, तो तुम्हें क्या करना है, फोर्स देखना है, एक छोटे से मास को रखना है, उस पर फोर्स देखना है किधर लग रहा है, उसी फोर्स को किससे डिवाइड कर देना है, m से, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ में आ रही कि नहीं बात यार, देखो समझ आ गया होगा यार। तो ठीक है, चलो देखते हैं, एक छोटा सा चीज आप लोग बताइए फिर। मान लो एक छोटा सा मास है m, इसकी वजह से मुझे r डिस्टेंस पे, यहाँ से सेंटर से इसके r डिस्टेंस से दूरी पे यहाँ पर कहीं हमें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है। तो हम क्या करेंगे, ये मान लो कैपिटल एम मास है, क्या है, कैपिटल एम मास है, उससे r डिस्टेंस की दूरी पे हमें क्या बताना है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो हम क्या करेंगे, फिर से भाई छोटा सा मास यहाँ रख लिया, m मास का छोटा सा मास, इसमें फोर्स कितना ये लगा रहा होगा, अभी अभी पढ़ के आया, फोर्स कितना लगता है, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो फोर्स तो देख लिया, इस पे कितनी लग रही होगी, इसी लाइन जॉइनिंग के अलोंग लग रही होगी, ऐसे ही तो लग रही होगी फोर्स, कितनी लग रही होगी इतनी। तो ये क्या है, फोर्स ऑन मास छोटा है, इसी फोर्स को किससे डिवाइड करना है, छोटे m के मास से, तो क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ये जो gm अपॉन r स्क्वायर आया है, ये आखिर है क्या, ये चीज क्या हो गई, ये चीज बन क्या गई, यही तो है हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तभी तो कहते हैं, जैसे नहीं एक छोटे चार्ज की वजह से r डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक तरीके यही चीज है, kq अपॉन r स्क्वायर आता था, सिंपल वही चीज है, वहां k था तो यहाँ g आ जाता था, क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट तो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था, ये चीजें मीडियम पे डिपेंड करती थी, मास की जगह चार्ज आ गई, आर्क तो वही है, समझ आ रही, काफी हद तक वही चीज है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी आ गई, gm अपॉन r स्क्वायर, मास किसका, जिस मास की वजह से किसी r डिस्टेंस को निकालना है। देखो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस मास को बहुत छोटा रखते हैं, क्यों छोटा रखते हैं, इस मास को इसलिए छोटा रखते हैं कि ये अपनी खुद की फील्ड ना बनाने लगे, मतलब जब ये अपनी खुद की फील्ड बनाने लगेगा तो क्या करेगा, इसकी फील्ड को इफेक्ट करेगा, मतलब एकदम डेप्थ में मत जाओ, सिंपल इस मास को क्या रखते हैं, बहुत छोटा रखते हैं, इसी वजह से इसी मास को हम लोग टेस्ट मास भी बोलते हैं, टेस्ट मास। जैसे वहां हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट चार्ज Q नॉट, तो ये जो Q होता है ये Q नॉट होता है, सॉरी ये तो Q ही रहता है। तो जो हम चार्ज रखते हैं, जैसे यहाँ Q चार्ज होता था, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पे बतानी है हमें, तो हम क्या करते थे, एक Q नॉट चार्ज रख लेते थे, तो जो फोर्स लगेगी कितनी होगी, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। सिंपल इसी को फोर्स को किससे डिवाइड करना होता था, वहां पर फोर्स अपॉन चार्ज होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ फोर्स अपॉन मास है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो चार्ज से जब डिवाइड करोगे Q नॉट से तो क्या बन जाएगा, K Q अपॉन r स्क्वायर। काफी हद तक मतलब ये दोनों चीजें सेम सेम चलेंगी, समझ में आ रही बातें, समझ में आ रही क्या होगा यार, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड की इतनी छोटी मोटी बातें की, ये डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन क्या होगी, जिधर फोर्स लग रही होगी, फोर्स ज्वाइनिंग वाली डायरेक्शन होती है ना, अभी भी बताएं कि जो जी होता है वो होता है फोर्स अपॉन मास, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, जिधर फोर्स लग रही है वही मास की डायरेक्शन है। अगर बोलो 3 मास है, जैसे अभी पिछले एग्जांपल में रखा है, ऐसे बता दो, इस पे नेट वो बता दो क्या, जी की वैल्यू, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो तुम्हें पता है फोर्स अगर ऐसे लगी इस पे ऐसे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक इधर आई वेक्टर फॉर्म में, एक इधर आई, जी की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, सिंपल फोर्स अपॉन मास, इस पे फोर्स देखो, इसी के मास से डिवाइड कर देना, फिर ये वाली फोर्स देखो, इस पे इसी के मास से डिवाइड कर देना, तो दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर लेना, मींस g1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर अंडर रूट का प्लस 2 g1 g2 cos ऑफ थीटा, थीटा क्या है 60 डिग्री, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल, समझ में आ रही। जैसे फोर्स में किया था यार, फोर्स भी तो वेक्टर था, वैसे ये जी भी वेक्टर है। तो काफी सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनते हैं यार। तो अब तक मतलब आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, और भी काफी सारी मतलब जो वर्क एनर्जी थ्योरम इसके अंदर अप्लाई होती है वो देखेंगे, फिर केप्लर्स लॉ के साथ इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जब तक पढ़ते रहे मुस्कुराते रहे। ठीक है, धन्यवाद।